बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। संडे स्पेशल के तीसरे एपिसोड के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस हफ्ते में जितनी भी दिफाई खबरें दुनिया के अंदर से आई हैं, उनके अंदर जो अहम खबरें हैं वो तमाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं रशिया की तरफ। इस हफ्ते में रशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा अहम खबरें निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर जो रशिया की तरफ से निकल कर सामने आई है वो कुछ इस तरह के रशिया ने अपने Su-57 के साथ R-73M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट कर दी है और बाकायदा इसकी टेस्टिंग यूक्रेन के अंदर हो चुकी है। और ये न्यूज़ रशिया की तरफ से भी ब्रेक की गई है और यूक्रेन की तरफ से भी ब्रेक की गई है। वैसे Su-57 ये बहुत अहम संग मील अबूर कर ली है, क्योंकि फाइटर जेट जितना मर्जी कैपेबल हो, जब तक उसके साथ लगने वाले हथियार ज़्यादा खास नहीं होंगे या ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे, तब तक वो फाइटर जेट एक ताकतवर फाइटर जेट नहीं कहलाता। एक फाइटर जेट को उसके हथियार ही ताकतवर बनाते हैं और ख़तरनाक बनाते हैं। और वैसे भी रशिया ने अब Su-35 की प्रोडक्शन को बंद कर दी है। अब रशिया का मेन फोकस उसके Su-57 के ऊपर है। और सुनने में ये आ रहा है कि Su-35 जिस फैसिलिटीज़ के अंदर बनता था उन तमाम के अंदर अब Su-57 को बनाया जाएगा और रशियन एयरफोर्स में जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा Su-57 को शामिल कर लिया जाएगा। खैर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया कितनी स्पीड के अंदर Su-57 बनाता है और आने वाले वक्त के अंदर Su-57 की कारकर्दगी क्या होती है। अब रशिया की तरफ से जो दूसरी अहम खबर निकल कर सामने आई है वो कुछ इस तरह के चाइना से रशिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस मांग लिया है। आपको पता होगा कि रशिया से चाइना ने एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था और बाद में उस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया और चाइनीज़ एयरफोर्स के अंदर सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ था वो यही एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब क्योंकि चाइना एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता जा रहा है और इस वक्त चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद है वो 3 है, चाइना अपना पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करना चाहता है। और कई बार हमें ये भी खबरें देखने को मिली कि चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान सी-पैक की सिक्योरिटी करेगा। खैर इन खबरों में वैसे तो कोई सदाकत नहीं थी, ये बात मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर की है। अब रशिया क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और रशिया ये बात जानता है कि नेटो उसको हर तरफ से घेरता जा रहा है और नेटो को तब तक वो अच्छी तरह टक्कर नहीं दे सकता जब तक कि नेटो फोर्सेस का वो समुद्र के अंदर मुकाबला ना करे। अब वैसे तो रशिया के पास बहुत ज़्यादा शिप्स मौजूद हैं और अभी कुछ उसने नए शिप्स भी लॉन्च की हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लैस हैं, लेकिन फिर भी रशियन नेवी के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी मौजूद है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए रशिया ने चाइना से एक बात कही है कि अगर आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करना चाहते हैं या इसको रिटायर करना चाहते हैं तो आप ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें दे दें। बदले में जितना आपका इसके ऊपर खर्चा हुआ है और जितने का आपने हमसे इसको खरीदा है वो तमाम की तमाम पेमेंट हम आपको कर देंगे, चाहे आप उस पेमेंट को ऑयल और गैस की शक्ल के अंदर लें या चाहे आप उसको डॉलर्स के अंदर लें। जैसे आप चाहेंगे आपको वैसे उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। इससे अगली खबर भी रशिया की तरफ से ही है। रशिया ने इस हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन के 5 तैयारे मार गिराए हैं। अब वैसे तो इनकी ज़्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई। Su-35 और Su-57 इन तैयारों को मार गिराया। इनके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं और फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। अभी तक ये जो खबर ब्रेक की गई है रशिया की तरफ से ब्रेक की गई है, लेकिन उन्होंने इस खबर की ज़्यादा डिटेल हमारे साथ शेयर नहीं की। इस बारे में जब कोई कंफर्म न्यूज़ निकल कर सामने आएगी तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस हफ्ते में जो रशिया की तरफ से आखिरी न्यूज़ निकल कर सामने आई है वो ये है कि रशिया अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है और रशिया ने उसका डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर बना लिया है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा। उसके अलावा उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होंगे और ड्रोन्स भी मौजूद होंगे जिनके ऊपर रशिया भी काम कर रहा है। और रशिया के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सिक्योरिटी के लिए वो पहले से शिप्स बना रहा है और वो शिप्स और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होंगे। उसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। खैर अभी तक तो इसका सिर्फ डिजाइन बनकर सामने आया है और रशिया ने हमारे साथ डिटेल शेयर की है कि एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होने वाला है। जब ये मुकम्मल तौर पर बनकर सामने आएगा उसी वक्त इसके ऊपर और ज्यादा बात हो सकेगी। इससे अगली खबर है तुर्की की तरफ से। तुर्की अपना S-400 बेचने जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि तुर्की F-35 को खरीदना चाहता है और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकालने की जो मेन वजह थी वो S-400 ही था। अब तुर्की ये बात देख रहा है कि हमारे F-16 बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और जो नए F-16V हैं वो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते और तुर्की के दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा जदीद फाइटर जेट्स लेते जा रहे हैं और जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम F-35 को इस्तेमाल कर रही हैं और तुर्की ने भी अच्छा खासा पैसा F-35 प्रोग्राम के अंदर लगाया था। तुर्की अब ये चाह रहा है कि हम S-400 को सेल कर दें और किसी न किसी तरह अमेरिका से F-35 को खरीद लें और तुर्की ने F-35 को खरीदने के लिए एक बार फिर से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं। अब इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा और तुर्की S-400 को रखेगा या बेचेगा और अगर
बेचेगा तो किस मुल्क को बेचेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे मुतालिक जब भी कोई डिटेल निकल कर सामने आई वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। खैर, इससे अगली जो खबर है वो ईरान की तरफ से। ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिका ने और यूरोप ने पाबंदियां लगा दी हैं, और पाबंदियों की जो वजह है वो कुछ इस तरह है कि ईरान रशिया को असला सप्लाई कर रहा है और खास तौर पर कामिकाजी ड्रोन्स को सप्लाई कर रहा है, और वो कामिकाजी ड्रोन्स यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और अमेरिका का ये कहना है कि इन कामिकाजी ड्रोन्स की वजह से इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और यूक्रेन के अंदर सिविल लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इन ड्रोन्स की वजह से और ज्यादा नुकसान हो। इस वजह से हम ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर ईरान किसी को भी असला सेल ना कर सके और ना ही किसी से असला खरीद सके। खैर, इन पाबंदियों से ईरान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक से ना तो कुछ खरीद सकता है और ना ही कुछ बेच सकता है। और ईरान के पास जितने भी इस वक्त डिफेंसिव इक्विपमेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे ईरान ने खुद से बनाए हैं। और पीछे रह गई बात रशिया की। रशिया के ऊपर भी पाबंदियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, तो ना रशिया को इन पाबंदियों से कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही ईरान को इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है। वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो इसी तरह सप्लाई करते रहेंगे। बस अमेरिका ने ये बात कही है कि अगर हमें कोई ऐसी शिपमेंट मिल गई समुद्र के अंदर या किसी और रास्ते के ऊपर जिसके अंदर ईरान रशिया को असला सप्लाई कर रहा होगा, हम उसको रोकेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका ने ये बात तो कर दी है, लेकिन अमेरिका कोई ऐसा एक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा एक्शन लिया तो ये सीधा सीधा रूस से और ईरान से टक्कर होगी अमेरिका की, और अमेरिका कभी भी ऐसा काम नहीं करता। अमेरिका सिर्फ पाबंदियां खेलता है, उसके अलावा उसके पास कोई भी और हथियार मौजूद नहीं है। इससे अगली दो खबरें चाइना से मुतल्लिक। चाइना ने एक ऐसा शिप बना लिया है जो कि दूसरे शिप्स को टो कर सकेगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। इस शिप का मेन काम ये है कि अगर समुद्र के अंदर कोई वारशिप खराब हो गया है या उसको कोई हादसा पेश आ गया है या कोई सबमरीन खराब हो गई है या कोई और छोटी मोटी कश्ती खराब हो गई है जो कि अब चलने के काबिल नहीं रही हो, ये शिप उसको अपने ऊपर लाद कर सी पोर्ट के ऊपर ले आएगा। ये शिप कुछ इस तरह काम करता है कि इस शिप के अंदर बहुत ज्यादा टैंकर्स मौजूद हैं। जब किसी शिप को इसने अपने ऊपर लादना होगा तो उन टैंकर्स के अंदर पानी भरा जाएगा, जिससे इसका डेक पानी के अंदर डूब जाएगा। उसके बाद इस शिप के ऊपर जो क्रेन मौजूद होंगी वो दूसरे शिप को खींचकर इसके डेक के ऊपर करेंगी। जैसे वो शिप इसके डेक के ऊपर आएगा तो उन टैंक्स को खाली कर दिया जाएगा, जिससे इस शिप का डेक समुद्र से बाहर आ जाएगा, और बाद में उस शिप की जो मंजिल होगी इस शिप उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। खैर, दुनिया में पहले भी ऐसे शिप्स मौजूद हैं, लेकिन चाइना ने जो ये शिप बनाया है ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो निकल कर सामने नहीं आई, बस इतना पता है कि ये अपने ऊपर 1 लाख टन तक का वजन उठा सकता है। अब ये जितना वजन उठा सकता है इसी को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि शिप कितना बड़ा है। इससे अगली खबर जो चाइना की तरफ से शामिल होने वाली है इस वीडियो के अंदर, वो कुछ इस तरह के चाइना ने एक अजीबोगरीब किस्म की लेजर बनाई है और ड्रोन बनाया है। अब ये लेजर और ड्रोन आपस में मिलकर काम करेंगे। जब ये ड्रोन उड़ेगा, इसको जो पावर सप्लाई की जाएगी वो इस लेजर के जरिए की जाएगी। इस लेजर के जरिए उसको करंट प्रोवाइड किया जाएगा और उस करंट की मदद से वो ड्रोन उड़ेगा। वैसे तो ये ड्रोन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ड्रोन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हम आमतौर पर शादियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो ये कुछ इसी तरह नजर आ रहा है कि चाइना ने ऐसी लेजर बनाना शुरू कर दी है जो कि पावर प्रोवाइड करेगी, और आने वाले वक्त के अंदर ये लेजर कितना काम करती है और कितनी अच्छी साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं आपको तकरीबन अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो लेजर वेपन्स का ही है, और सारी की सारी चीजें लेजर के ऊपर ही होने वाली हैं। इस वक्त हम जितने भी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त ये हथियार बहुत ज्यादा पुराने हमें लगना शुरू हो जाएंगे। आने वाले चंद ही सालों के अंदर आपको हर तरफ लेजर वेपन्स ही नजर आएंगे, और अभी भी आपको हर तरफ लेजर वेपन्स ही नजर आ रहे हैं। लेजर वेपन्स की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, हर मुल्क दूसरे मुल्क को उसके अंदर पीछे छोड़ना चाहता है। इससे अगली खबर है तुर्की की तरफ से। तुर्की ने अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है, और इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से तुर्की S-400 को बेचने जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर है, और तुर्की ने जो अब तक इसके ऊपर टेस्ट किए हैं, टर्किश मीडिया के मुताबिक इसने 100 किलोमीटर तक अपने टारगेट को अच्छी तरह निशाना बनाया है। और तुर्की के जितने भी डिफेंस एनालाइजर्स हैं और जो सिक्योरिटी पर्सन है वो ये बात कह रहे हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से भी बेहतर है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब ये एयर डिफेंस सिस्टम हमने बना लिया और ये इतना बेहतरीन है तो हमें S-400 की कोई ज़रूरत नहीं रही, और इसी वजह से तुर्की अपना S-400 को बेचने जा रहा है। खैर, S-400 कब बिकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका हूँ कि जब ऐसा कुछ होगा उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो की आखिरी जो 2 खबरें हैं वो है पाकिस्तान से मुतल्लिक। पहली खबर ये है कि मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान एक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, और वो मिसाइल टेस्ट 5 या 6 जनवरी को होगा। उसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी डिटेल दी थी कि ये मिसाइल किस किस्म का होने वाला है। खैर, जब ये मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ तो अक्सर दोस्तों ने आकर पूछना शुरू कर दिया कि ये मिसाइल टेस्ट क्यों नहीं हुआ, और कुछ ने ये भी कहा कि शायद आपने खबर झूठी ब्रेक की है। इसके मैंने सारे के सारे सबूत भी अपनी 2 वीडियोस के अंदर दिए हैं। उन वीडियो का थंबनेल आपके सामने चल रहा होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो इस मिसाइल टेस्ट के ना होने की वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त कंगाल हुआ पड़ा है, और पाकिस्तान इस वक्त पैसों के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देख रहा है। खास तौर पर IMF और
सऊदी अरब की तरफ, और सऊदी अरब ने ये कहा है कि जब तक आपको IMF कर्जा नहीं देता तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। और IMF इस वक्त हमारे डिफेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। IMF ये कहता है कि अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डिफेंस के उसको बंद कर दो और अपने आर्मी के बजट को कम करो और पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा टैक्स लगाओ। ये बात तो हम ही जानते हैं कि हमारे ऊपर कितने ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं और इस वक्त कितनी ज़्यादा महंगाई है। इसके अलावा और भी अगर हमारे ऊपर टैक्स लग गए तो उससे हमारा हाल क्या होगा। लेकिन IMF को क्या, उसने तो अपने पैसे वापस लेने हैं और पाकिस्तान को डुबाना है। अब उन दिनों के अंदर सऊदी अरब के दौरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए, उसके अलावा जितने भी हुकूमत के अंदर बंदे मौजूद हैं वो भी सऊदी अरब के गेड़े लगाते रहे और आगे से सऊदी अरब ने भी उनको गेड़ा ही करवाया कि भाई जाओ पहले IMF के पास। तो यही वजह थी जिस वजह से पाकिस्तान ने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इस मिसाइल का भी तजुर्बा कर दिया तो IMF ने कर्जा तो दे देना, लेकिन उसके ऊपर कड़ी शराइत लगानी है और हमारी तो पहले से कमर टूटी पड़ी है, इसके ऊपर हम और कितना ज़्यादा बोझ उठाएं। इससे ज़्यादा अगर हमने बोझ उठाया तो हम चरपाई के ऊपर ही लेट जाएंगे, उसके बाद हमें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये वजह थी जिस वजह से पाकिस्तान ने इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया। बाकी आने वाले वक्त के अंदर जब ये टेस्ट होगा उसकी सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इससे अगली जो खबर है वो एक जंग फाइटर जेट के मुतल्लिक है। मैं बात करूँ GF-17 थंडर के बारे में। और जंग फाइटर जेट मैंने इसलिए कहा कि इंडिया वाले इसको यही फाइटर जेट कहते हैं। अभी भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, थंबनेल आपके सामने चल रहा होगा, तो नीचे आगे कुछ इंडिया वालों ने यही बातें करना शुरू कर दी। खैर, इस घटिया कबाड़ के टुकड़े गंदे बहुत ही बेगैरत किस्म के फाइटर जेट ने इंडिया के अंदर जाके छेड़खानी की है और पाकिस्तान की तरफ से उड़कर नहीं गया। ये बहुत गंदे किस्म का फाइटर जेट है, ये हमारे से बगैर पूछे पंगे लेता रहता है। ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप बस मुझे छोड़ दें, मैं इंडिया की ऐसी तैसी कर दूंगा। और ये भी बात करता है कि जब मैंने SU-30 MKI को गिरा दिया और MiG-21 को गिरा दिया तो ये राफेल किस खेत की मूली है, मैं इसको भी गिरा लूंगा। ये गंदा फाइटर जेट ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन कुछ इस तरह हुआ कि म्यांमार के कुछ दुश्मन इंडिया के सरहद के बिल्कुल करीब थे और इंडिया के हदूद के अंदर मौजूद थे। इंडिया उनको ट्रेनिंग दे रहा था कि वो जाके म्यांमार के ऊपर अटैक करें। बस इस फाइटर जेट को पता चल गया कि उनके ठिकाने कौन से हैं। ये दो फाइटर जेट आपस में भाई भाई बन के उड़े। एक ने अपने आप को एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया, दूसरे ने अपने ऊपर बॉम्ब्स लगाए और एयर टू एयर मिसाइल्स लगाए। एक ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, तू जा जाके हमला कर, अगर कोई राफेल आएगा तो मैं उसको खुद ही देख लूंगा। और दूसरे ने जाके 2 बॉम्ब दुश्मन के ठिकाने के ऊपर गिरा दिए। उससे दुश्मनों को तो सफाया हो गया, लेकिन राफेल और SU-30 MKI बेचारे डर के मारे नहीं उड़े। ये फाइटर जेट वहां पर खड़े हुए इंतजार करते रहे, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बोर होना शुरू हो गए, इन्होंने कहा कि चलो यार अब घर वापस चले, हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही है। खैर, जो मेन खबर थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये बात मैंने इसलिए इस तरह की है क्योंकि एक जंग फाइटर जेट है ना, कबाड़ का टुकड़ा है, तो इसके बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए। खैर, जैसा भी है जो भी है, तेजूलाल को उसने हरा के रखा हुआ है, कोई मुल्क तेजूलाल को लेने को तैयार नहीं है और ये बेचारा धड़ाधड़ बिकने में लगा हुआ है। वैसे फाइटर जेट को भी मेरे सामने आया, मैं इससे पूछूंगा जरूर कि भाई तुझे इंडिया के साथ क्या मसला है, तू क्यों उनके नमक मिर्चें लगाई रखता है, उन बेचारों से पहले ही नहीं उठा जाता है। वो तेरे से निपटने के लिए नए से नए फाइटर जेट लेके आते हैं, तो उनको भी ऐसा डराता है कि वो बेचारे डर के मारे उड़ते ही नहीं है। ये बातें सारी की सारी मैं इस फाइटर जेट से जरूर पूछूंगा। बस मसला ये है कि वो फाइटर जेट ना मेरे सामने आ नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने नए से नए सवाल उसके आए खड़े कर देने और मैंने उसका दिमाग खा लेना है, इसलिए वो अपना दिमाग बचाने के लिए मेरे से साइड पर लगा हुआ है। खैर, अगर कभी ये फाइटर जेट मेरे सामने आया तो ये बातें मैं उसे जरूर पूछूंगा और आपको भी आगे बता दूंगा कि उस फाइटर जेट ने इस बात का क्या जवाब दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।